नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक है इकोनॉमिक्स की। इसमें अपना तीसरा पार्ट है। शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है, हर एक फैक्ट हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ना, अच्छी तरह से ढंग से पढ़ते हुए याद करते हुए। और जहाँ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक के लिए निर्देश कि भाई कैसे करना है, क्या पढ़ाना है, कैसे हैंडल करना है। मुद्रा और साख, पाठ का नाम है मुद्रा और साख। मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल से भरा विषय है। बात तो सही है भाई, मनमोहक। मुद्रा मनमोहक यानी मन को मोहने वाला और कौतूहल से भरा विषय है। विद्यार्थियों के लिए इस तत्व को मानना महत्वपूर्ण है। मुद्रा का इतिहास और विभिन्न समयों से में मुद्रा के अलग अलग रूप अपने आप में एक रोचक कहानी पेश करते हैं। इस स्तर पर उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी समझे और परखे कि किन सामाजिक परिस्थितियों में मुद्रा के कौन से रूप प्रयुक्त होते थे। मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय के पहले भाग में मुख्य विचार यही है ना भाई, क्या बोल रहा है। इस स्तर पर उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी समझे और परखें कि किन सामाजिक परिस्थितियों में मुद्रा के कौन से रूप प्रयुक्त होते थे। मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। बैंक प्रणाली से इस अध्याय के पहले भाग में मुख्य विचार यही है। भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है ना, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह। इसके चलते विद्यार्थियों के पास इस विषय को अपने आप समझने के कई अवसर है। इससे मुद्रा के कार्यों पर औपचारिक रूप से विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे सवालों के रूप में उभरने दीजिए। मुद्रा की उत्पत्ति यानी कि मुद्रा गुणक या आधुनिक प्रणाली का पृष्ठागार जैसे विषयों को अध्याय में नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर चर्चा कर सकते हैं। मुद्रा की उत्पत्ति यानी मुद्रा गुणक या आधुनिक प्रणाली का पृष्ठागान 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 मतलब, अब ये इंग्लिश वर्ड है ना, ये बढ़िया, ये समझाने आ जाएगी इंग्लिश वर्ड ये, लेकिन ये हिंदी टर्म्स टफ पड़ती है अर्थशास्त्र में और साइकोलॉजी में। पृष्ठागान पृष्ठागान जैसे विषयों को अध्याय में नहीं रखा गया, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर चर्चा कर सकते हैं। इस अध्याय में आप देखेंगे कि मुद्रा स्टॉक जनता के पास करेंसी या बैंकों में इनकी मांग जमाओं से मिलकर बनता है। यह वह मुद्रा है जिनका लोग अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं, और सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि मुद्रा प्रणाली सरलतापूर्वक काम करे। क्या होगा यदि सरकार यह घोषणा कर दे कि लोगों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कुछ करेंसी नोट नई करेंसी से बदले जाने के लिए अमान्य हो जाएंगे। भारत में वर्ष 2016 में नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों का अमान्य घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कब भारत में नोटबंदी की गई थी। नवंबर 2016, जनवरी 2016, दिसंबर 2016। नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया। लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को एक निश्चित अवधि तक बैंकों में जमा कर दें और बदले में 500 तथा 2000 रुपये के नए नोट प्राप्त कर लें। 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को एक निश्चित अवधि तक बैंकों में जमा कर दें और बदले में 500 या तथा 2000 रुपये के नए नोट प्राप्त कर लें। नवंबर 2016 में इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। तभी से लोगों को लेन देन के लिए नकदी के स्थान पर बैंक जमाओं को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अतः बैंक से बैंक हस्तांतरण, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, चेक, एटीएम कार्ड, दुकानों पर पीओएस पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन द्वारा नकदी रहित लेन देन विधियाँ उपयोग में आई। उनको लेन देन के लिए नकदी की आवश्यकता को कम करने तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विद्यार्थियों से विमुद्रीकरण की प्रक्रिया और प्रभाव पर बहस करने के लिए कहा जा सकता है। विमुद्रीकरण की प्रक्रिया और प्रभाव पर बहस। विद्यार्थियों को उन बृहद क्षेत्रों
क्षेत्रों कोलाज बनाने के लिए कहा उन क्षेत्रों का कोलाज बनाने के लिए कहा जा सकता है जिनमें नकद एवं नकद रहित लेन देन का प्रयोग किया जाता है, और कौन सा क्षेत्र तर्कसंगत एवं वैधानिक है। सभी विद्यार्थियों को यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक लेन देन के लिए प्लास्टिक कार्डों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वे अपने आप में मुद्रा नहीं है। प्लास्टिक कार्डों साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसके लिए इसे अवधारणात्मक स्तर पर समझना जरूरी है। अध्याय के दूसरे भाग में इस पर नज़र डाली गई है कि किसी भी साख व्यवस्था में, है ना, किसी भी साख व्यवस्था में किन पहलुओं को देखा जाता है। शायद ये साख ऋण को ही बोल रहे हैं। ये ऋण व्यवस्था में किन पहलुओं को देखा जाता है तथा इसका लोगों पर क्या असर होता है। हम अपने आसपास की दुनिया में हज़ारों तरह की साख यानी कि ऋण व्यवस्थाएं देखते हैं, है ना। इसलिए अच्छा होगा अगर विद्यार्थियों के परिवेश से जुड़ी साख व्यवस्थाओं के जरिए उन्हें इसके विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाए। परिवेश से जुड़ी साख से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यह सभी के लिए उपलब्ध हो, खासतौर से गरीबों के लिए और यथोचित शर्तों पर। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि यह लोगों का अधिकार है और इसके बिना इस वर्ग का बड़ा हिस्सा विकास प्रक्रिया से बाहर रह जाएगा। बहुत से नवे प्रयास जैसे कि ग्रामीण बैंकों के हस्तक्षेप से विद्यार्थियों को अवगत कराया जा सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमारे पास सभी सवालों के जवाब नहीं हैं। हमें नए तरीके ढूंढने की आवश्यकता है और यह विकासशील देशों के सामने सामाजिक चुनौतियों में से एक है। हमें नए तरीके ढूंढने की आवश्यकता है और यह विकासशील देशों के सामने सामाजिक चुनौतियों में से एक है। जानकारी स्रोत इस अध्याय में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के साख संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ग्रामीण कर्जों पर किए गए सर्वेक्षण से लिए गए हैं। अखिल भारतीय ऋण द्वारा निवेश सर्वेक्षण क्षेत्रमा 2013 NSL द्वारा संचालित अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण क्षेत्रमा 2013 NSO द्वारा संचालित। ये आता है भाई कि ये बताइए NSO का कार्य है या फिर आर्थिक सर्वेक्षण जारी किए जाते हैं। NSO ग्रामीण बैंक पर जानकारी और आंकड़े अखबारों और वेबसाइट से ली गई है। बैंक संबंधित आंकड़ों की विस्तृत जानकारी या किसी विशिष्ट बैंक के बारे में जानने के लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह पर आंकड़े राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। www.nabard.org www.rbi.org नाबार्ड। ठीक, आगे चलते हैं। अब आएगा पाठ मुद्रा और साख। मुद्रा तो ये रही भाई, और साख ऋण ही है शायद, मुद्रा और ऋण ही है। हाँ, मुद्रा और साख है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। चित्र बना रखे भाई पैसे का, रुपये 50 पैसे अठन्नी चलती थी पहले, अब नहीं चलती है। 10 पैसे ये देख लिया लेकिन चला नहीं। 10 पैसे 25 पैसे, इसे चवन्नी बोलते थे, पहले चलती थी भाई ये। अब तो ये भी बंद हो गई, अब पैसा भी बंद हो गया 50 पैसे। अब तो चलता है डायरेक्ट 1 रुपया। चौन्नी बोलते हैं इसको 25 पैसे को, और 50 पैसे को अठन्नी। वर्तमान में बंद है। मुद्रा का विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है ना भाई। आगे आ रहा है, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किस एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं।
क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही है। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही है, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? क्यों होती है भाई? भाई वो इस वजह से होती है, वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक कागज़ है, ठीक है ना, जो सरकार की मान्यता मिली हुई है उससे। कारण बहुत सरल है, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है, इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाज़ार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है, जूता बेचकर, ठीक है ना। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले में मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूँ खरीदने के लिए करेगा। जूतों के बदले में मुद्रा प्राप्त करेगा, फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूँ खरीदने के लिए करेगा। आपके गेहूँ के लिए मैं आपको जूते दूंगा। जरा सोचिए, जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूँ से विनिमय यानी कि अदला बदली करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। डायरेक्ट जूते से गेहूँ, सही है ना भाई, ये जूते ले लो और गेहूँ दे दो। हाँ, उसे गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसानों को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूँ बेचना चाहते हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। अभी भी जो आदिवासी इलाके हैं ना, जैसे जंगलों में, है ना, तो उनमें भी ये विनिमय व्यवस्था की जाती है। वो जैसे कि मांस मीट वगैरह दे देते हैं ना, इन जानवरों की खाल वगैरह, तो उनको गेहूँ वगैरह ये मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मछली वगैरह ये दे दी तो उनको ये अनाज वगैरह मिल गया, ऐसे विनिमय कर लेते हैं, आदान प्रदान, चीज़ के बदले चीज़। भाई मैं तुमको जूता दूंगा, तुम मुझे गेहूँ दो। और जैसे कि आदिवासी है कि भाई मैं तुमको शहद दूंगा, तुम मुझे दाल दो या फिर चावल दो, कुछ भी ले सकता है, जो वो देना चाहता हो और वो उसके पास हो वही तो देगा वो, सही है। मेला वगैरह में यही होता है ना पहले, बल्कि साथ में जूते यहाँ से लेते हैं। ज़रा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूँ से विनिमय करता हो तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसानों को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूँ बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। इसे आवश्यकता का दोहरा सहयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरे व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना, जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा, दोबारा देखते हैं, जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूँ से विनिमय यानी कि अदला बदली करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूँ बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। इसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरे व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य
विशेषता है। क्या अनिवार्य विशेषता है? जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशेषता है। जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशेषता है। यानी दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए आदान प्रदान के लिए, विनिमय के लिए। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूँ भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल दिए तो वह बाजार में गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। वो पूछ लेगा, बताइए विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा, मुद्रा 100 का नोट है, 20 का माध्यम कहा जाता है। आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा, ये बोल रहा है। मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, गेहूं वाला बोल रहा है। मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है, घुमा रहे। आओ इन पर विचार करें। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है? मुद्रा के आधुनिक रूप। हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक हुआ। और अब वर्तमान में भी गाँवों में अनाज के बदले, यानी कि अनाज के बदले, चाहे वो गेहूँ है चाहे बाजरा हो, उसके बदले सब्जी ले लेते हैं जो माड़ी आते हैं उनसे। ठीक, फिर वो माड़ी क्या करता है, गेहूँ में बाजरों को फिर बेच देता है वो। प्रारंभिक हाथ सिक्के लगभग 2500 वर्ष पुराने, ये है, और ये है 2500 वर्ष पुराने। गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के सोने के हैं भाई। तुगलक के सिक्के, अकबरकालीन सोने की मोहर। तुगलक सिक्के, अकबरकालीन सोने की मोहर। आधुनिक सिक्का, ठीक है, ये तो है आधुनिक सिक्का। अकबरकालीन सोने की मोहर, तुगलक के सिक्के। सोने की वैल्यू तो भाई अब भी कम नहीं हुई है, सोने की मोहर। गुप्तकालीन सिक्के, प्रारंभिक हाथ सिक्के लगभग 2500 वर्ष पुराने, ठीक है। चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। करेंसी, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज़ के नोट और सिक्के शामिल है। ये चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। क्या बता रहा है भैया?
जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। इसके बाद क्रम पूछ सकता है क्या वो, सोना है ना, चांदी, तांबा। जब पहले सोना है, फिर चांदी है, फिर तांबा है, सोना चांदी तांबा जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। अब है करेंसी। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। ये चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। कौन जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। ठीक। बैंकों में निक्षेप। बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। निक्षेप मतलब बैंकों में निक्षेप। निक्षेप का मतलब क्या है? के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है ना, वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार इससे धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को किसके जरिए निकाला जा सकता है? मांग के जरिए, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। पूछ सकता है वो, बताइए मांग जमा क्या है? मांग जमा। क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा कहा जाता है। आई बात समझ में? वो पूछ लेगा मांग जमा किसे कहते हैं। चूँकि बैंक के खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। किस जरिए निकाला जा सकता है? ऑप्शन देगा शानदार, मांग के जरिए। ठीक है, मांग के जरिए, है ना। इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। आर्थिक विकास की समझ। 5 रुपये का नोट है, कम देखने को मिलता है। तो ये 100 रुपये का है, अब भी है वर्तमान में चलन में। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। कौन सी? यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम
महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती हैं। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है तथा इसे एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। चेक द्वारा भुगतान। जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है। इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है, अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। यह चेक ले जाकर धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। बिना नकद अदायगी के पूरा हो जाता है। 57,000 57,000 ओनली। ये खाता नंबर है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक शाखा है ये संख्या, बैंक शाखा संख्या, चेक नंबर, बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड, बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड, चेक नंबर। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा में भुगतान नहीं होगा। 1 मिनट, कोई दिक्कत है यहाँ? चेक द्वारा भुगतान ये हो गया। इसके बाद में ये है ना। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया गया है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद करना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। मुद्रा और साख, एटीएम कार्ड है। आओ इन पर चर्चा करें। एम सलीम के भुगतान के लिए 20,000 रु नकद निकालना चाहते हैं। इसके लिए वे चेक कैसे लिखेंगे? सही उत्तर पर निशान लगाएं। सलीम और प्रेम के बीच लेन देन के बाद सलीम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है। सलीम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है। शेष बढ़ जाता है, सही है, यानी रुपये बढ़ जाता है। भाई सलीम के में से तो निकलेंगे और उसके में जमा होंगे। हाँ, जब बढ़ जाता है। सलीम के बैंक खाते में शेष घट जाता है, प्रेम के बैंक खाते में शेष घट जाता है, प्रेम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है। सही है। सलीम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है। नहीं, प्रेम के बैंक खाते में शेष घट जाता है, ये गलत है। उल्टा कर ले इसको। सलीम के बैंक खाते में शेष घट जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है, ऐसे है। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? ये शेष से दिमाग खराब कर रहा है और कुछ नहीं है।
ठीक है ना। आई आओ इन पर विचार करें। फिर बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, है ना। खाता नंबर, बैंक शाखा संख्या, चेक नंबर, बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड, अर्थ विकास की समझ, बैंकों में निक्षेप, करेंसी, और उन पर विचार करें। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मुद्रा और साख, नवंबर 2016 में 500 और 1000। ठीक है, अब ये पढ़ना है अपन को। कहाँ ये बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, अब इसको पढ़ें क्या अभी। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, इसको बाद में पढ़ेंगे हैं। धन्यवाद। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, ठीक है। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ जब यहाँ तक पढ़ चुके हैं अपन, देखें ये पाठ है शिक्षक के लिए निर्देश, अध्याय 3, मुद्रा और साख। फिर मुद्रा और साख यानी कि मुद्रा और ऋण बोल सकते हैं इसको, है ना। ये वो नहीं है कि भाई चल स्कूल की कितनी शाखाएं हैं, साख वो नहीं है, मुद्रा और ऋण है ना। आओ इन पर विचार करें। मुद्रा के आधुनिक रूप, ठीक है ना, गुप्तकालीन सिक्के, ये सोने का है भाई, और अकबरकालीन सोने की मोहर, फिर चेक द्वारा भुगतान, चेक द्वारा भुगतान। आओ इन पर विचार करें। अब है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए बैंक जमाओं का कितना प्रतिशत अपने पास रखते हैं। 15% हिस्सा नकद के रूप में रखते हैं बस, ठीक है ना। बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया गया है। यानी कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कोई कितना निकाल सकता है वो रखते हैं ये, ठीक है, सभी लोगों का। जब सभी लोग एक दिन में एक साथ निकालते भी नहीं हैं पैसे को, ठीक है ना, कोई कम निकालता है कोई कम निकालता है, तो ये 15% भी देखे जाए तो बहुत होता है। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतनी नकद से आराम से चल जाता है। सही है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। आई बात समझ में। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है, ठीक है ना। क्या है आय का स्रोत है? कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुँच जाए तो क्या होगा? बैंक का दिवालिया हो जाएगा भाई।
जमाकर्ता, लोग जमा करते हैं, लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। बैंक की आय बढ़ती है, लोग ऋण लेते हैं, लोग ऋण लौटाते और ब्याज देते हैं। कर्जदार, जमाकर्ता। प्रोग्रेस बता रहा है। साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधि में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। त्यौहार का मौसम। त्यौहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के बड़े व्यापारी से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी को 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है सभी की। गजब, ऐसे बढ़ते हैं पैसे वाले। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। ऋण। सपना की समस्या। एक छोटी किसान सपना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि सपना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल सपना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की ऋण की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। सपना। ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थितियों में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण व्यक्ति ऋण को अपने जाल में फंसा देता है। सपना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है,
स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। आओ इन पर विचार करें। उन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सलीम और सुपना। जोखिम जोखिम क्या था? परिणाम क्या हुए? मान लीजिए सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं, 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी? भाई साहब अमीर हो जाएगा। कौन से कारण हैं जो सपना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं? निम्नलिखित कारकों के, एक तो फसल का मौसमी अनुकूल लगातार सही फसल नहीं होना, ठीक है ना, और एक कर्ज का चक्रव्यूह। कर्ज तो कर्ज है लेकिन ज़्यादा महंगी दर कर्ज की, ठीक है ना। असंगठित क्षेत्रों से कर्ज, साहूकार वगैरह से, बैंक वगैरह से नहीं लेना। निम्नलिखित कारकों की चर्चा कीजिए। कीटनाशक दवाइयाँ, साहूकारों की भूमिका और मौसम। अब है ऋण की शर्त है। अब ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। हर ऋण समझौते में जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है। ऋणाधार क्या है? ऋणाधार यानी ऋण देने का आधार, गिरवी रखने के लिए इसको बोलते हैं ऋणाधार की मांग कर सकता है। और समर्थक ऋणधार ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बचने का। एक मिनट। ऋण की शर्त है। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, जिसका मालिक कर्जदार है, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। बैंक ऑफ पंजाब, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विथ और फास्ट मनी पर्सनल लोन। ये बैंक भी तो शोषण करते हैं देखे जाए तो, लेकिन ये इतने नहीं करते हैं, ठीक है ना। बहुत कम ऋण होता है इनका, ऋण ब्याज दर कम होती है, ठीक है ना, ऋण की उनकी ज़्यादा होती है। तो साहूकार और उनसे तो बहुत बढ़िया है। और जैसे कि फसल वसेला वगैरह वगैरह, यहाँ पर कोई ओड़ा वगैरह पड़ गई, ठीक है ना, ओड़ा वगैरह पड़ गया, यहाँ पर अकाल वगैरह पड़ गया तो सरकार छूट भी दे देती है, तो जिससे वो कर्ज माफ़ भी हो जाता है। जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। आवास ऋण। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। आवास ऋण। मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पुष्टि करें। ऋण राशि रुपये में, ऋण अवधि, आवश्यक कागजात, ब्याज दर, अदायगी का स्वरूप, समर्थन। जब है ना 15-20 साल में ये बड़ी हो जाता है बैंक का ऋण, तो बस मकान उसका ही है। घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया।
ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऋण की शर्तें हैं? ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग है। और इन पर विचार करें। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है, यानी कि गिरवी? हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? कोष्ठक में दिए गए सही विकल्पों का चयन कर रेगिस्तान की पूर्ति करें। ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ है आसान ऋण शर्तों को देखता है। ऋण लेते समय निम्न, भाई निम्न ही होनी चाहिए, ऋण निम्न होना चाहिए। ऋण शर्तें, अगर उच्च ऋण दर होगी तो अपन क्यों लेंगे? ठीक, ब्याज दर उच्च, ब्याज दर आसान, अदायगी की कर शर्तें कम, समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात। सही है। इसका अर्थ है निम्न ब्याज दर, है ना, और इसका अर्थ है निम्न ब्याज दर और आसान अदायगी की शर्तें और कम समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात। विविध प्रकार के साख प्रबंधक, एक गांव का उदाहरण। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने की कोशिश थे। कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या शर्तें थी। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका लेखा पढ़ सकते हैं। 15 नवंबर 2019 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के इस समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद है, एक छोटे से किसान श्यामल से मिलते हैं। श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी, यानी कि 60% वार्षिक। काफ़ी महंगी है। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगतें ज़रूरतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चित है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को इस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है, वह फसल सस्ते में खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है। आलू हो रहे हैं भाई ये। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इधर होंगे, हाँ, पहाड़ी इलाकों में। अब हम अरुण से मिलते हैं, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। 3 वर्षों में
अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं। रमा के निकट खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। रमा साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता। उसे अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर से, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। बैंक वगैरह नहीं है, सहकारी समिति नहीं है भाई। आगे चलते हैं। सहकारी समितियों से ऋण। सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ ऐसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों में जमा प्राप्त करती है। सदस्यों से इस जमा पूंजी को ऋण आधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि बाजार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। आओ इन पर विचार करें। सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाइए। ऊपर दिए गए अनुच्छेदों में ऋण के विभिन्न प्रयोगों वाली पंक्तियों को रेखांकित कीजिए। सोनपुर के छोटे किसान, मध्यम किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए ऋण की शर्तों की तुलना कीजिए। छोटे किसान, मध्यम किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर। श्यामल की तुलना में अरुण की खेती से ज़्यादा आय क्यों होगी? श्यामल की तुलना में अरुण को खेती से ज़्यादा आय क्यों होगी? श्यामल की तुलना में अरुण को खेती से ज़्यादा आय क्यों होगी? क्या सोनपुर के सभी लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकता है? किन लोगों को मिल सकता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। समय के साथ रमा का ऋण बढ़ जाएगा, ठीक है ना? बढ़ जाएगा समय के साथ रमा का ऋण। अरुण सोनपुर के उन लोगों में से है जो बैंक से उधार लेते हैं, क्योंकि गांवों के अन्य लोग साहूकारों से कर्ज लेना चाहते हैं। उधार लेते हैं क्योंकि बैंक समर्थक ऋण आधार की मांग करते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होती। बैंक के ऋण पर ब्याज दरें उतनी ही है जितना कि व्यापारी लेते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाएं। जब ये तो गलत है, ब्याज दरें बहुत कम होती है बैंक की। आई बात समझ में? व्यापारी लेते हैं, नहीं, ये तो कम है, ये तो गलत है। बैंक समर्थक ऋण आधार की मांग करते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होती। गांव के अन्य लोग साहूकारों से कर्ज लेना चाहते हैं।
बैंक समर्थक ऋण आधार की मांग करते हैं, ऋण आधार की मांग करते हैं, सही ये है, लेकिन ये अलग तरीके से दे रखा है जो समझने में दिक्कत आ रही थी। बैंक समर्थक यानी कि गिरवी रखने की मांग करते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। अगर किसी के पास गिरवी रखने के लिए नहीं है ना, उनको भी बैंक ऋण देता है, ये है इसका कहने का मतलब। यार भाई ये मेरे को तो तीनों ही गलत लग रहे हैं, है ना। देख लेना है, ये हो सकता है इसमें। ऋण आधार की मांग करते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होती। बैंक समर्थक ऋण आधार की मांग करते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होती। कुछ लोगों में बातचीत कीजिए जिनसे आपको अपने क्षेत्र में ऋण प्रबंधों के बारे में कोई जानकारी मिले। अपनी बातचीत को रिकॉर्ड कीजिए। विभिन्न बिंदुओं में ऋण की शर्तों में विभिन्नता को लिखिए। सही उत्तर पर निशान लगाना है ना, तो ये गलत है। पता नहीं, देख लेना, ये हो सकता है इसमें। कुछ लोगों से बातचीत कीजिए जिनसे आपको अपने क्षेत्र में ऋण प्रबंधों के बारे में कोई जानकारी मिले। अपनी बातचीत को रिकॉर्ड कीजिए। विभिन्न लोगों में ऋण की शर्तों में विभिन्नता को लिखिए। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख, भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख, औपचारिक क्षेत्रक में ऋण। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के स्रोतों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। एक मिनट। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो औपचारिक है, जो बैंकों से प्राप्त करते हैं। दूसरा है अनौपचारिक, जो साहूकारों से लेते हैं। क्षेत्रक में पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आलेख एक में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्रक से? अनौपचारिक से आ रहा होगा भाई। देख, साहूकार, रिश्तेदार एवं मित्र 8, अन्य अनौपचारिक स्रोत और सरकारी 1, सहकारी समितियां 25, व्यावसायिक बैंक 25, अन्य औपचारिक स्रोत। जब व्यावसायिक बैंक, जमींदार 1, ये तो बड़ी स्थिति है, तो आधा दूध का फर्क है ना। देख, अन्य अनौपचारिक स्रोत 2%, रिश्तेदार एवं मित्र 8%, साहूकार 33%, जमींदार 1%, अन्य औपचारिक स्रोत। जब ये ज़्यादा है बैंक और इनका, सहकारी समितियों का ये 25% तो, और व्यावसायिक बैंकों का है 25%, और 5% ये है, और 1% सरकारी हो गया ये। हाँ सही है। वर्ष 2000 भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत, यानी कि ऋण के स्रोत। हाँ, अब दुनिया बैंकों से ऋण लेती है, न कि साहूकार वगैरह से। अब जैसे कि केसीसी वगैरह उठा लेते हैं, फिर उनको वो खुद ब्याज पे दे देते हैं, महंगे बड़े ब्याज पे। ऐसे करते हैं कुछ। ठीक है,
औपचारिक ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई औपचारिक और अनौपचारिक। यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया, बताइए ये कौन सा में आएगा, औपचारिक या अनौपचारिक। यहाँ पर कथन दे दिया, बताइए निम्न में से कौन से कथन सत्य है औपचारिक स्रोत के रूप में, है ना। आलेख एक में ये पढ़ लिया अपन ने अनौपचारिक क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों, है ना, वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई और यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं, उसकी ब्याज की दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों को देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। आई समझ में, वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं, उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन बैंक हमारी ऊंचाई क्यों चाहता है, लेकिन बैंक हमारी ऊंचाई क्यों चाहेगा। लेकिन बैंक हमारी ऊंचाई क्यों चाहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, जैसे कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा ऋण देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकेंगे, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है, विकास के लिए अति आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक सहायता किससे क्या मिलता है। औपचारिक और अनौपचारिक सहायता किसे क्या मिलता है। आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को कर्जों की 50% जरूरत है। हाँ, ये है। नीला अनौपचारिक स्रोत में ऋण की प्रतिशत, बैंगनी औपचारिक स्रोत से ऋण का प्रतिशत। अनौपचारिक गरीब परिवार 85%, इनकी वजह से गरीब है। औपचारिक से 15% ही है ना। कम संपत्ति वाले गरीब जब 53, अनौपचारिक और 47 औपचारिक स्रोत में ऋण का प्रतिशत। समृद्ध परिवार 72, किनसे लेता है, औपचारिक स्रोतों से ऋण। 72, 28% अनौपचारिक है। और अमीर परिवार 90% औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, 10%। भाई औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने के बाद यही साहूकार वगैरह को ऋण दे सकते हैं। आई बात समझ में, ऑथेंटिक होनी चाहिए बात। तो देख, गरीब परिवार गरीब क्यों है, 25% ये साहूकारों से ऋण लेने के कारण गरीब है।
फिर एक कम संपत्ति वाले 53 ले रहे हैं उनसे, है ना, 47 औपचारिक है। और समृद्ध 72% औपचारिक है, 28 अनौपचारिक है। और 90 औपचारिक है, 10 वैसे है। ठीक, अब पढ़ते हैं। आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% ज़रूरत है अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। ठीक है ना, 85। इसी की तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। शहरी इलाकों के आप क्या देखते हैं कि उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सबसे क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और ये उधार कर्जदाताओं की। इस सबसे क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। औपचारिक, बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और यह उधार कर्जदाताओं की। शहरी परिवार द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक था? शहरी उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है, इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवारों की और औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। आओ इन पर विचार करें। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? क्या भारतीय रिजर्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नज़र रखे? उसका काम मुश्किल क्यों होगा? आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों होता है? आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों होता है? औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों होता है? आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों होता है? बात तो सही है भाई। क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा? राहत में सी रहा है भाई। ठीक,
सर्दी का मौसम है, इस वजह से रजाई तैयार कर रहा है, बेचने का काम करता है या फिर सिलने का काम करता है। एक रजाई सिलने पर रुपये मिलते होंगे इसको। रजाई की सिलाई करता है एक मजदूर। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह हैं। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। सही बात है। जैसे कि हमने मेगा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋण आधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋण आधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋण आधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा-पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता यहाँ से लेते हैं। महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा-पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। लोगों ने गरीबों को अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं। कितना ये संख्या पूछ चुका है वो कि कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। 25 रुपये से 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है ऋण, और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत है। जैसे कि कार्यशील पूंजी में कौन कौन आ रहा है? बीज है, खाद है, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। ये स्वयं सहायता समूह है। ठीक, स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता समूह है। कोई पेड़ के नीचे बैठक हो रही है।
ठीक है। अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे, जो बांग्लादेश के 81,600 गांवों में फैले हुए थे। 9 लाख, यानी कि इनका खुद का बैंक है, ऐसे कह सकते हैं अपन। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे, जो बांग्लादेश के 81,600 गांवों में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने देखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार है, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम है। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये कथन आ चुका है। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। 2006 में। अच्छा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अर्थशास्त्री थे भाई। ये पार्ट हो चुका है पूरा सारांश। इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाता में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, औपचारिक क्षेत्र के, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी है। सही है भाई, हिस्सा बढ़ना चाहिए। जैसे कि सहकारी समितियाँ, इनमें जो हिस्सा मिलता है ना, वो ज़्यादा होना चाहिए। भाई जो अमीरों को तुम दे रहे हो, तो गरीबों को भी तो देना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कुछ तो बढ़ाना ही चाहिए ना भाई। अभ्यास, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। स्पष्ट कीजिए। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं? 10 रुपये के नोट को देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा है? क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? हम भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है? गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। क्या ऋण है? क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? बैंक कुछ कर्जदारों को, उनके पास पैसे नहीं होते भाई, गिरवी रखने के लिए कुछ वो नहीं होते, इस वजह से नहीं देते। अमीरों को तो दे देते हैं, जैसे महिला वगैरह को, जो कितना 1000 करोड़ होता है, उनको ले जाते हैं वो।
भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है? यह जरूरी क्यों है? किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है? विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। मानव को एक छोटा सा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं? 80%। वे दूसरे स्रोत कौन हैं जिन्हें छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? वे दूसरे स्रोत कौन हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती है। बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं? वे दूसरे स्रोत कौन हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? सहकारी समितियां वगैरह, है ना, वो है। उदाहरण देकर, और अनौपचारिक क्षेत्र भी है। जो अनौपचारिक क्षेत्र तो लूटते हैं, शोषण में, ब्याज के चक्र में फंसा देते हैं किसान को। उदाहरण देकर सहकारी समिति बेस्ट है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती है। सुझाव दीजिए किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। किसानों की पूर्ति करें। परिवारों के ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। गरीब परिवारों की ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। अधिक ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई, ठीक है ना, केंद्र सरकार की ओर से। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। बैंक वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। जमा कराने पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, ठीक है ना। जमा कराते हैं उस पर तो कम ब्याज देता है ब्याज, लेकिन जो ऋण लेते हैं ना अपन उससे, उस पर से ज़्यादा ब्याज लेता है। संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो सकता। मकान, भूमि ऐसे कर सकते हैं ना। जिसका मालिक कर्जदार होता है, संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, सही है ना। ये तो कहाँ से लेगा गैर सरकारी संस्था, ये नहीं, बैंक नहीं, ठीक है। बैंक को तो उसका हिस्सा चाहिए, वो दे देते हैं। ये बचत तो यही करते हैं सदस्य में, सही है। इसमें साथ सदस्यों द्वारा ऋण ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। सहकारी समिति है, बैंक है, नियोक्ता नहीं है। अतिरिक्त परियोजना और कार्यकलाप, ठीक है। नीचे दी गई तालिका शहरी क्षेत्र में विभिन्न लोगों के व्यवसाय, अतिरिक्त परियोजना या कार्यकलाप। नीचे दी गई तालिका शहरी क्षेत्रों के विभिन्न लोगों के व्यवसाय दिखाती है। इन लोगों को किन उद्देश्यों के लिए ऋण की जरूरत हो सकती है? रिक्त स्तंभों को भरें। निर्माण मजदूर, अनुभवी, कंप्यूटर शिक्षित स्नातक छात्र, सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति, दिल्ली में प्रवासी मजदूर, घरेलू नौकरानी, छोटा व्यापारी, ऑटो रिक्शा चालक, बंद फैक्ट्री का मजदूर।
आगे लोगों को दो वर्गों में विभाजित कीजिए जिन्हें आप सोचते हैं कि बैंक से कर्ज मिल सकता है और जिन्हें कर्ज मिलने की आशा नहीं है। आपने वर्गीकरण के लिए किन कारकों का उपयोग किया। ठीक भाई, ये पार्ट था। बांग्लादेश का ग्रामीण प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कहाँ से संबंधित है, बांग्लादेश से। नोबेल पुरस्कार को मिला 2006 में। पंद्रह से 20, 25 से 100 रुपये से अधिक। निर्धनों के इसमें सहायता समूह है और उन पर विचार करें। औपचारिक और अनौपचारिक साक्ष्य से क्या मिलता है, लेकिन बैंक हमारी ऊंचाई क्यों चाहेगा। साहूकार 33, व्यावसायिक बैंक 25, सहकारी समितियां 25। सहकारी समितियों से ऋण। श्यामल का कहना है, यहाँ से समझ पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणदार की मांग क्यों करता है। पहले ऐसे एंटीना आते थे भाई, ये वाले केड़ा बैठती थे तो उनको उड़ाते थे हम नीचे से, अब नहीं है ये। तो इसका मतलब ये फ़ोटो पुराना है। सपना की समस्या, त्यौहार का मौसम, साख की दो विभिन्न स्थितियाँ, कर्जदार जमाकर्ता। बैंकों में निक्षेप, करेंसी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।